आज के टॉपिक जो है हमारा स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन को लेकर है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ठीक है। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना के श्रेय स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म की बात करेंगे, 1863 में इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखना है। और वर्ष 1993 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी ध्यान में रखना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है, वह व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक माने जाते, वो नव हिंदूवाद के सबसे प्रतिनिधि थे। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और हिंदू अध्यात्मवाद के सिद्धांतों का प्रचार करने ब्रिटेन की यात्रा भी की थी। बताना, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? हु हैज एडवोकेट प्रैक्टिकल वेदांता? ठीक है, कौन है? तो क्या बताएंगे? तो स्वामी विवेकानंद जी। बताना है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सबसे प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सबसे प्रतिनिधि की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब आते आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्क संगत है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, या फिर ठीक है, इन्होंने वेद को अमोघ माना। बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है क्या? वेद को अमोघ माना था क्या? ये सही है क्या? आई थिंक 1 2 3 होना चाहिए। वेद को अमोघ आई थिंक इन्होंने नहीं माना था। ठीक है, क्या लिया है? 1 2 3 ही होगा, क्योंकि वेद के अमोघ इन्होंने भी नहीं माना था। ठीक है, वेद को अमोघ किसने माना था? तो वेद को अमोघ एक ही ने माना था। कौन वाले माने थे? दयानंद तो क्या बताएंगे? आर्य दयानंद समाजी। दयानंद। ठीक है, हाँ, आर्य समाजी जो थे, उन्होंने वेद को अमोघ माना था, टूटीहीन माना था। ठीक है, बाकी इन्होंने भी वेद की अमोघ नहीं माना था। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात की आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। उन्होंने जाति व्यवस्था का भी निंदा की थी। अब वेद को उन्होंने अमोघ नहीं माना था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्क संगत है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है, और उन्होंने जाति व्यवस्था की पुरजोर निंदा की। ठीक है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब की? 1897 में। ठीक है, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किया था इन्होंने? तो 1893 में। ठीक है, कब किया था? 1893 में। वे वेद को अमोघ नहीं मानते थे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों और उनके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन करते हिंदू धर्म को विश्व में तर्क संगत आधार प्रस्तुत किया। ठीक है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किनके किस एक के अनुभव पर आधारित है? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, तथा दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पहले खेतरी के राजा के सुझाव पर नंदनाथ ने अपने नाम स्वामी विवेकानंद रखा। ठीक है, तो नाम जो था किसने सुझाया था? तो खेतरी के राजा। ठीक है, वर्ष 1894 में न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी का गठन भारतीय धर्म के आधार पर किया गया। विवेकानंद ने जाति प्रथा, कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास की घोर निंदा की, तथा जनता में समानता, स्वाधीनता और स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य भारत में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार लाना था। ठीक है, देखिए, स्वामी स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार में कहा था, ठीक है, हम में से अधिकतर अभी भी वेदांती हैं, न कि पुराण पंथिया, न ही तांत्रिक है। असल में हम छुआछूत पंथी, रसोई घर हमारा मंदिर है, पकाने का बर्तन हमारा उपास्य देवता है, और मत छुओ मैं पवित्र हूँ हमारा मंत्र है। अगर यह शताब्दी तक चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। ठीक है, तो इन्होंने छुआछूत पे वार करते हुए इन्होंने इस तरह की कथन कही थी। ठीक है, बताना निम्नलिखित में से किसने सर सन अठारह सौ वेदांत क्या था तिरानवे में सर? मतलब इस पे जोर क्यों दे रहे थे? मतलब वेदांत था क्या सर? वेदांत जस्ट लाइक वेद्स का थ्योरी समझ लीजिए। ठीक है, फिलोसफी समझ लीजिए, वही वेदांत है। ठीक है, वेद से ही उठा हुआ है, लेकिन वेद का तार्किक रूप वेदांत है। समझ रहे हैं ना? वेद का तार्किक रूप वेदांत। जैसे कि से वेद में बहुत सारी चीजें हैं,
तो कोई जरूरी तो नहीं से सारे ही चीजें मतलब वेद में सही है। जैसे वेद में जैसे अनटचेबिलिटी को माना गया है, ठीक है। अथर्ववेद में उसमें जाति जाति को माना व्यवस्था हुआ है, गया है। बहुत सारे है, ठीक है, और उसका तार्किक रूप को वेदांत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किसने सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। बताना है आपको, सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनको दैवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के अग्रदूत, मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम इन वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, ध्यान में रखना, उनको बना दिया, ठीक है। तो कौन प्रसिद्ध है इसके लिए? तो स्वामी विवेकानंद जी इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न है, उनसे ले लेते हैं। जैसे देखेंगे, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो आप में से किसी को खेतड़ी का राजा जो था, इनको फाइनेंस में किया था, इनको नाम पे दिया था, खेतड़ी का राजा का नाम बता सकते हो कोई? क्या नाम था खेतड़ी का राजा? हम्म खेतड़ी के राजा ने इनका नाम दिया था ना, स्वामी विवेकानंद रखने के लिए कहा था, और आने जाने के लिए पैसे भी उन्होंने ही दिए थे, ठीक है। मतलब फंडेड जो था उन्होंने ही किया था। तीरथ तीरथ सिंह थे क्या सर? राजा तीरथ तीरथ सिंह सिंह बहुत सुनता। समथिंग ऐसे। वो खासी मिजो जयंतिया में ना, वो आदिवासी नेता था तीरथ सिंह, ठीक है, यही होता क्लास नहीं करने से। अजीत सिंह, क्या नाम था उनका? अजीत सिंह। तीरथ सिंह जो थे ना, वो कौन सा विद्रोह हुआ था? खासी खासी विद्रोह। जयंतिया हिल में कौन खासी सा विद्रोह था? खासी 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 विद्रोह। हाँ, विद्रोह के नेता तीरथ सिंह, ठीक है। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। बताना है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? ठीक है, तो यहाँ पे 1893 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। दिया तो हुआ है, 1897 ना है सर? सॉरी 96 या 97? 1897, सॉरी सर, 97, सॉरी सर, 93 में तो वहां गए थे, नहीं, क्या नाम है वहां पे, शिकागो रिसेप्शन गए थे, से। ठीक है। 1897, सॉरी मिस्टेक। अब आती यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तन निम्नलिखित में से कौन था? हेनरी विवियन डेराजियो, मात्र 20-21 साल का रहा होगा, ठीक है, 19-20 साल का था ये मात्र, ये लड़का, ठीक है, मात्र 19-20 साल का था, ठीक है, मात्र 19-20 साल की उम्र में ही इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। हेनरी विवियन डेराजियो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, ठीक है। 17। हाँ, ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को विवेकपूर्ण और मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, मुक्त समानता, ठीक है, मुक्त समानता स्वतंत्रता से प्रेम करने और सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। डेराजियो के अनुयायियों ने सभी प्राचीन जर्जर परंपराओं एवं रीति रिवाजों का विरोध किया। आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की, ठीक है, तथा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग रहित सभा और डिबेटिंग क्लब आदि की भी स्थापना की। इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति आदि। यह आंदोलन स्वभाव में अतिवादी था, इसकी उग्रता के कारण यह सफल नहीं हो सका। फिर भी आने वाले वर्षों में यंग आंदोलन सभी भावी सुधारकों तथा राष्ट्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में की गई, मुंबई में, ठीक है, जबकि मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में बांग्ला भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, जो कि मतलब किस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। बताना, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की सफलता का प्राथमिक कारण था? ठीक है, तो क्या था? असफलता का प्राथमिक कारण था, ठीक है, तो इट वाज टू रेडिकल, यह कहीं अधिक उग्र था, ठीक है, इस वजह से यह असफल रहा। बता, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थे? तो प्रेरणा की बात करेंगे तो हेनरी विवियन डेराजियो, ठीक है, ध्यान, काफी यंग लड़का था ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे आगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए दो कथन है, इन दो कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चुनाव करना। यंग बंगाल आंदोलन शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था, तो गलत हो जाएगा ना, होगा ना गलत? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे,
बिल्कुल हाँ। अब प्रार्थना समाज की स्थापना 1865 में हुई थी, तो ये भी गलत है। कब हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, बताइए 67 कब हुई थी? 68 1867 में हुई थी, ठीक है हाँ, 65 नहीं होगा, 67 में होगा, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कथन एक और कथन दो की बात करेंगे, बहुत स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया? किसने किया थियोसॉफिकल सोसाइटी? एनी बेसेंट। ठीक है, भारत में अगर पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट बताओगे। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात 1875 में हुआ, तो कहाँ पे हुआ था, तो क्या बताएंगे? अमेरिका में। ठीक है, और किसने की थी? तो मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल एचएम एल्कॉट ने। ठीक है, धर्म को समाज सेवा का मुख्य साधन बनाने और धार्मिक मातृत्व के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, 1882 में इसकी शाखा भारत में स्थापित की जाती थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ पे बनाया गया, क्या बताएंगे? मद्रास में बना मद्रास था। के आरडीआर में। मद्रास के अड्यार में। ठीक है, भारत में इसकी सफलता का अध्याय तब शुरू हुआ जब 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई और सोसाइटी का कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट भारत कब आई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 1800 कहाँ से आई थी एनी बेसेंट भारत? ठीक है, आयरलैंड से। आयरलैंड से आई थी। ठीक है, ध्यान रखना, आयरलैंड से भारत आई थी। ठीक है, ध्यान रखना था। 1893 में भारत आई। 1907 में कर्नल अल्कोट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। ठीक है, तो 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी थी, ध्यान में रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट के नेतृत्व में सोसाइटी की लोकप्रियता में और अधिक वृद्धि हुई। इस सोसाइटी के अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान की आध्यात्मिक हर्षोन्वाद और अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, क्या बताएंगे? तो मैडम एचपी ब्लावत्स्की। ठीक है, बताना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे था, तो क्या न्यूयॉर्क। अड्यार में था। इंडियन कल्चर को, ठीक है, इंडियन कल्चर को और हाँ बिल्कुल, इंडियन कल्चर को और इंडियन जो वो जो था, क्या बोलते उसको, पुरातत्व, उनको राष्ट्रीय संरक्षण मुख्यालय करने के काम पे किया था। बिल्कुल, क्या राष्ट्रीय मुख्यालय उसका न्यूयॉर्क में था ना सर? हाँ, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में ही हुई थी। ठीक है, और लेकिन इसका जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा जो था ना, भारत में था। अब भारत में कहाँ पे था, तो अड्यार में था, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो एनी बेसेंट के कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके संस्थापक गैर भारतीय थे, बिल्कुल थे। इसके पक्ष समर्थक हिंदुत्व के पुनः उत्थान के पक्ष में थे। ठीक है, इट्स एडवोक्ड वे द फेवर द रिवाइवल ऑफ द हिंदुइज्म, बिल्कुल रिवाइवल के फेवर में थे। इसने पश्चिमी विचारों पर आधारित तर्क संगत और वैज्ञानिक उमागम अपनाने की वकालत की। ठीक है, इट एडवोकेट फॉर द एडॉप्शन ऑफ द रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड ऑन द वेस्टर्न आइडिया। ठीक है, ये इसने लोगों का मिथ्या अहंकार के बोध को जीतने में मदद की। ठीक है, इट हेल्प पीपुल टू ओवरकम द सेंस ऑफ द फॉल्स प्राइड। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो इसका जो है ये गलत होगा। ठीक है, सॉरी, ये भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी विचारों को नहीं अपनाने की कोशिश किया था, ये भारतीय कल्चर में बहुत अधिक विश्वास रखता था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व वगैरह इन सारे चीजों को बढ़ाने की कोशिश की थी। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी विचारों को अपनाने वाला, भारतीय कल्चर को बूम करने वाला, इन सब चीजों में विश्वास रखता था। ठीक है, तो 1 2 ही इसका सही होगा, क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व को भी, मतलब भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय पुरातत्व को, भारतीय वेदों को, ठीक है, भारतीय पुराणों को, ठीक है, इन सब चीजों पे मतलब काम करना शुरू किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कर्नल अल्कॉट और मैडम एचपी ब्लावत्स्की द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। आगे चल के एनी बेसेंट अध्यक्ष, जब इसकी अध्यक्षता बनती है तो ये आंदोलन हिंदू पुनर्जागरण का आंदोलन बन गया। ये भारत के बाहर स्थापित हुआ, जिसके कारण इसके संस्थापक जो थे गैर भारतीय थे। इन्होंने आत्मा के पुनरागमन के सिद्धांत पर प्रचार किया। वे पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते। ध्यान रखिए, पुनर्जन्म, रिबर्थ और कर्म के सिद्धांत को भी विश्वास करते थे। सांख्य एवं उपनिषद के दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उनका लक्ष्य विश्व हिंदुत्व की भावना में विश्वास करना, ठीक है, हिंदुत्व के पुनः उत्थान का समर्थन करना, प्राचीन धर्मों के पुनः उत्थान की वकालत करना। यह आंदोलन में हिंदू पुनर्जागरण का भाग बन गया। सोसाइटी के गुह रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाना। प्रारंभ से ही सोसाइटी हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन में सघन रही, लेकिन यह धार्मिक पुनरुत्थानवादी के रूप में उतना सफल नहीं रह पाई जितना समाज सुधार, शैक्षणिक विकास और राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने में सफल रही। एनी बेसेंट के मन में भारत के प्राचीन धर्म में अगाध विश्वास था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने
जिसके फलस्वरूप लोगों में एक आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना भी जगी। निम्नलिखित में से कौन से थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों में संबंधित नहीं था? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, बताइए क्या होगा उत्तर। कौन नहीं था? ठीक है, तो एओहुम तो नहीं थे ना, बाकी ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे। एनी बेसेंट, ऑलकॉट महोदय भी थे, ब्लावात्स्की भी थे। ठीक है, एओहुम जो थे नहीं थे। ठीक है, बताना है आपको मैडम एचपी ब्लावात्स्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया था। इसने प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रतिपादन किया, बिल्कुल किया। इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी, बिल्कुल। यह सार्वभौम्य, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड के सिद्धांत पे मौन थी, तो ये नहीं था। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने खुद को इससे जुड़ा, किससे जुड़ा तो ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखें हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन, ठीक है, हिंदू रिवाइवल मूवमेंट से खुद को जोड़ा। बताना है 19वीं 20वीं सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन के गुह रहस्यवाद, ठीक है, गहन रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाते, किसने अपनाया तो ध्यान में थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, ध्यान रखना। बात करना एनी बेसेंट थी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार का अध्यक्ष थी, तो ये तो रही थी। होम रूल के लिए भी जानी जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका में काउंट करेंगे तो फाउंडर तो नहीं थी है। ठीक है, अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन वाज रॉन्ग। ठीक है, सेकंड नहीं होगा, बाकी 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने इसकी स्थापना 1916 में, सितंबर 1916 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा लीग के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया। 2 इनके पत्र है, ठीक है, कॉमनवेल्थ और दूसरा क्या है, तो कॉमनवेल्थ के अलावा न्यू इंडिया है। ठीक है, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1970 के अधिवेशन में अध्यक्षता भी चुनी गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पे था, अड्यार में था, 1882 में बना था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल प्रारंभ किया। ठीक है, तिलक 1916, और यहाँ पे अगर बात करें एनी बेसेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, तो सितंबर 1916। ठीक है। तत्बोधिनी सभा की स्थापना की बात करें कब हुआ था, 39 में, 57 में, 40 में, कब हुआ था, तो तत्बोधिनी सभा की बात करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के सदस्य थे तथा राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात 1843 में सभा का नेतृत्व संभाला। 1839 में उन्होंने तत्बोधिनी सभा की स्थापना की। संस्था के द्वारा बंगाली में तत्बोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे। आप देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम सुधार आंदोलन, अभी हमने हिंदू सुधार आंदोलन देख लिया, अब जो था मुस्लिम सुधार आंदोलन देखेंगे। इसमें भी आपको जो आंदोलन जो मिलेगी ना, इसमें भी आपको 2 तरह की मिलेंगी। ठीक है, एक जो थे पूरी तरीके से रेडिकल मिलेंगे, जो किसी प्रकार के परिवर्तन को नहीं स्वीकार करेंगे, और एक जो थे सो मतलब पूरी तरीके से चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वेस्टर्न में जिस प्रकार से सुधार हो रहा है, तार्किक रूप से चीजों को सुधार करे। ठीक है, कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किनको जानते हैं, तो ध्यान, अब्दुल लतीफ। क्या नाम है इनका, अब्दुल लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ थे। 1863 में इन्होंने मुहम्मदन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की। इसी के साथ सर अमीर अली 1877 में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना कलकत्ता में की गई। ठीक है, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ थे। ठीक है, 1863 में उन्होंने मुहम्मदन लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की, कलकत्ता में की थी। इसी के साथ सर अमीर अली के द्वारा 1870 में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी कलकत्ता में की गई। तो सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की, अभी जस्ट ऊपर में नाम लिया, क्या हो जाएगा, तो अमीर अली के द्वारा। किसके द्वारा, तो अमीर अली के द्वारा, ध्यान में रखना, 1877 में। सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनका जन्म 1870 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। तो दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान का जन्म की बात करेंगे 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सदात सैयद परिवार में हुआ। ठीक है, उन्होंने भारतीय समाज की, विशेषकर भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है।
सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। यह आंदोलन मुसलमानों में धार्मिक सामाजिक सुधार एवं शिक्षा के विकास में अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने कुरान पर टीका लिखी, रूढ़ियों को तोड़ने में विज्ञान को बढ़ावा देने का प्रयास किया। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफी प्रभावित थे। इन्होंने वैज्ञानिक समाज साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में गाजीपुर में की थी। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने गंगा गंगा जामुनी तहजीब की बात की थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों को एक ही कल्चर का माना था, लेकिन आगे चल के व्यक्ति 360 डिग्री एंगल लेता है, तुरंत बदल जाता है। बाद में कहना शुरू करता है से भाई साहब हिंदू मुस्लिम कभी भी एक हो ही नहीं सकते, दोनों के विचार दोनों का सब कुछ अलग है। ब्रिटिश सरकार का कट्टर समर्थक था। इनका मानना था अगर भारतीय ब्रिटिश सरकार में उनकी संख्या अधिक है, नौकरी कर रहे थे, क्यों कर रहे, पढ़ाई की वजह से भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका भी कहना था मुसलमान भी अगर शिक्षा लेंगे तो वो भी मतलब क्या नौकरी कर सकते हैं, उनका भी प्रतिनिधि जो होगी गवर्नमेंट जॉब वगैरह इस समय के सरकार में उनकी रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेगी। और इसी हिसाब से एजुकेशन ही ऐसा एक मुद्दा है जिससे मतलब मुसलमानों का विकास हो सकता है। ठीक है, ये पश्चिमी शिक्षा के भी समर्थक थे, इसलिए इनका नहीं बनता था कि इनके साथ नहीं बनता, देवबंद वालों से नहीं बनता। ठीक है, देवबंद वालों ने इनके नाम पे 3-3 बार फतवे जारी किए थे। ठीक है, तो देवबंद वाला जो था थोड़ा सा वो लोग जो था ना बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड था। वो चाहते थे किसी प्रकार के चेंजिंग, नो चेंजर थे वो, धर्म में किसी भी प्रकार को नहीं चेंज करना चाहते थे, कुरान को एकदम सटीक मानते थे। और ये जो थे मतलब तार्किक बात करते थे। ठीक है, इसलिए दोनों में विवाद होते रहता था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करेंगे, ध्यान रखना सर सैयद अहमद खान होंगे। बताना आपको वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की, साइंटिफिक सोसाइटी, तो सर सैयद अहमद खान ने की। कब किया था साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, 1864 में। ठीक है, 64। गाजीपुर में। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब हम लोग देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो क्या बताएंगे, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था अलीगढ़ आंदोलन। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, तो भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार, मुसलमानों तथा अंग्रेजों के बीच मैत्री भावना को बढ़ावा देना, या फिर और क्या था, तो यही था, भारतीय मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार करना। ठीक है, यहाँ पे देखें 1888 में सर सैयद अहमद खान यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, अंग्रेज के कट्टर भक्त थे ये, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब भी करते, ब्रिटिश सरकार में अच्छे पद पे थे ये। इन्हें मैं इंडियन नाइटहुड नेशनल मिला था ना कांग्रेस के क्या, सर, इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिला था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। ही विशेस टू एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कभी भी कांग्रेस का सदस्य नहीं रखा था। ठीक है, तो ध्यान रखें दोनों के दोनों कथन जो है सही है, ध्यान में रखना है। सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा सी प्रशांत से मिलकर 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना 1893 में की। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में, ठीक है, मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना था। ब्रिटिश ताज ने उनकी निष्ठा के कारण नाइट की उपाधि भी दी थी। साथ ही उन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया से भी सम्मानित किया गया। सैयद अहमद खान ने सभी राजनीतिक आंदोलनों को आत्मविश्वास से देखा, उन्हें मुसलमानों से ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग का आग्रह किया। ठीक है, अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1850 में बनी तो उन्होंने उसका विरोध किया तथा शिक्षा और केवल शिक्षा को ही राष्ट्रीय प्रगति का साधन माना। ठीक है, तो मुसलमानों के शिक्षा के कट्टर समर्थक थे, चाहते थे अगर आपको हिंदू के साथ अगर आपको रहना है, इस कम्युनिटी में रहना है, इस सोसाइटी में रहना, तो आपको एजुकेशन का बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप भी नौकरी कर सको ब्रिटिश सरकार के साथ। ठीक है, तभी जाके आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तभी आपका सम्मान भी होगा। ठीक है, सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक विचारों को मुसलमानों में विकसित करना था। ठीक है, निम्नलिखित में किसने पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, तो क्या बताया हुआ था, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अब आगे आते हैं, इनमें से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893 में बनाई थी, किसने बनाई थी, तो ध्यान रखना सर सैयद अहमद खान। बताना है इस प्रश्न का उत्तर, देखिए ध्यान से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, किस सुधारक के साथ निम्नलिखित परिच्छेद का संबंध है। ठीक है, उन्होंने कभी राजनीतिक आंदोलन को आत्मविश्वास, उन्होंने सभी राजनीतिक आंदोलन के अविश्वास से देखा और उन्होंने मुसलमानों से ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग का आग्रह किया। अतः जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने शिक्षा और केवल शिक्षा को ही राष्ट्रीय प्रगति के साधन माना। तो किसके बारे में स्टेटमेंट है, तो यह है सर सैयद अहमद खान के बारे में। आप देखेंगे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे, नहीं थे। ठीक है,
अब यहाँ पे एक प्रश्न और भी है, इसको भी जरा देखिए। ठीक है, उन्होंने मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, तो बिल्कुल किया था, ध्यान रखना। तो इसमें आपका दो चीज जो है सो आपका ये सही है। शिक्षा ठीक है, भी करने के सही लिए गलत जाते होगा ना सर, एक इस्लामी मिनट, शिक्षा बोल रहा है, सॉरी इस्लामी सॉरी शिक्षा सॉरी, बोल रहा है। मुसलमानों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, मुस्लिम नहीं, ठीक है, ये दोनों गलत है। ठीक है, दोनों जो है गलत है। इस्लामी शिक्षा नहीं होगा, आधुनिक शिक्षा होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलेंगे, तो बताना सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उनका तर्क था कि भारत समान वंशानुक्रम पर आधारित संजातीय समुदायों का एक महासंघ है। ठीक है, उनका तत्व विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्व विचार से बहुत अधिक समान था, भिन्न था, समान नहीं था। ठीक है, उन्होंने व्यक्तित्व नागरिक अधिकारों पे आधारित एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की कल्पना की। उसके बाद आप देखोगे तो क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पाठ्यक्रम ने मुस्लिम धर्मशास्त्र और यूरोपीय अनुभववाद को मिश्रित कर दिया। ठीक है, ये तो किया था, क्या सही लेगा इसका, इसका लिया 1 और 4 सही लिया। ठीक है, ये सही है और पहला सही है। ठीक है, दूसरा इसलिए गलत है कि उनका तत्व विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्व विचार से बहुत अधिक समान था। उन्होंने व्यक्तित्व नागरिक अधिकारों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की कल्पना की, ऐसा नहीं था। ठीक है, टू नेशन थ्योरी तो बहुत बाद में आया था, लेकिन उसकी परिकल्पना बहुत साल पहले इसके द्वारा सर सैयद अहमद खान के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, तो सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन के अग्रणी नेतृत्व करता था। उनका मानना था कि भारत समान वंशानुक्रम पर आधारित सजातीय समुदायों का एक महासंघ है। वर्ष 1875 में स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसके पाठ्यक्रम में मुस्लिम धर्मशास्त्र तथा यूरोपीय अनुभववाद का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ये कॉलेज पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्राचीर करने का एक केंद्र बन गया। धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है, जिसे व्यवहारिक नैतिकता कहते हैं। इस कॉलेज की निधि में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने भी दिल खोलकर, मतलब क्या किया था, निधि मतलब फंड किया था। ठीक है, अंशदान दिए थे, तथा इसके दरवाजे भी सभी भारतीयों के लिए खुले थे। सैयद अहमद खान ने वर्ष 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराकर मुसलमानों के लिए एक वैज्ञानिक वातावरण प्रदान करना। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान के माध्यम से ही मुसलमानों को समाज को आधुनिक एवं उन्नत बनाया जा सकता है। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल की थी। सैयद अहमद खान का धार्मिक सहिष्णुता में ठीक विश्वास था। उन्होंने कॉलेजों की निधि में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने अंशदान दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सारे ही सारे स्टेटमेंट क्या आपके इसमें सही है, इसको भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे 1863 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जो पश्चिमी ज्ञान को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराकर मुसलमानों के लिए एक वैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाया। तो किसने करवाया, तो सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी घटना का मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों ने स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी, तो क्या अलीगढ़ आंदोलन होगा, बहावी होगा। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान रखें, इसका आंसर जो होगा बहावी होगा। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तर में मुसलमानों ने भी एक सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण और नव चेतना का विकास हुआ। बहावी आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक महान चुनौती प्रस्तुत की। यह आंदोलन संभवतः पुनरुत्थानवादी था, ध्यान रखिएगा, पुनरुत्थानवादी था। ठीक है, एवं पूर्ण जागरणवादी था। इसका उद्देश्य है, लक्ष्य इस्लाम को शुद्ध करना था, इसलिए इसको शुद्धि नाम भी था, शुद्धि आंदोलन भी इसको कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के उद्देश्य से प्रेरित था। बहावी आंदोलन मूलतः अरब देश के मोहम्मद इब्न अब्द अल बहाब से प्रेरित था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द्वारा प्रारंभ किया हुआ था। 1703 से लेकर 1887 तक इनका काल था। भारत में इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लामिक सामाजिक व्यवस्था के साथ इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। शाह वली उल्लाह पहले भारतीय मुसलमान नेता थे जिन्होंने मुसलमानों की दुराव्यवस्था पर चिंता व्यक्त की थी, शाह वली उल्लाह। ठीक है, बाद में शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, सैयद अहमद बरेलवी ने इसे भारत में बहावी आंदोलन का रूप दिया। ठीक है, सैयद अहमद ने इसे एक धर्म युद्ध बतलाते हुए भारत के प्रमुख नगरों और महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की। उसने अपनी गतिविधि का केंद्र भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सिथाना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिथाना नामक स्थान को बनाया। ठीक है, आगे चल के पटना भी बनता है। उसने ढाका से पेशावर तक एक मजबूत संगठन ताना बाना बुना था। ठीक है, भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। ठीक है, सिथाना, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सिथाना था, दूसरा प्रमुख केंद्र पटना। प्रारंभ में यह आंदोलन पंजाब के सिख सरदार के विरुद्ध था। ठीक है, परंतु 1849 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय के उपरांत यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। यह आंदोलन
पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। ये जो था ना, ये सिख के साथ युद्ध करते हुए मारा भी गया था। क्या नाम था इसका? सैयद अहमद बरेलवी का ये शहीद हुआ था, इसे शहीद कहते हैं। ये सिख के साथ भी, क्योंकि ये आंदोलन जो था पूरी तरीके से ना सिख के खिलाफ भी था। ठीक है, ये तो कहने में एक तो देखिए, ये आंदोलन 3 रूप में धारण किया। सबसे पहले तो ये धार्मिक मूवमेंट था। इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक मतलब इस्लाम में शुद्धिकरण करना था। ठीक है, लेकिन बाद में इसने क्या किया, बाद में इसने एक रूप धारण कर लिया ना इस्लाम राज बनाने का। तो इस्लाम राज बनाने में भाई बीच में ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटिश सरकार से इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, बाद में क्या किया ना, ये सिखों के साथ फेस ऑफ इसका शुरू हो गया। तो कई तरह से इसका रूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहावी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इस्लाम को शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। तो सभी धर्म में शुद्धि आंदोलन चला है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदुत्व में अगर बात करोगे तो जो ये जो थे आर्य समाज वाले, तो उन्होंने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस्लाम में भी शुद्धि आंदोलन था। द मेन सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो कौन था? तो क्या बताएंगे? तो पटना था। ठीक है, कौन था? पटना था। वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? या पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध, बिल्कुल। ठीक है, इट वाज द एक्शन अगेंस्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, और अलीगढ़ वाले क्या था? पाश्चात्य प्रभावों के सपोर्ट में था। ठीक है, ये क्या था? उसके विरोध में था। ये किसानों का आंदोलन था, नहीं था। ठीक है, सॉरी, ये तो पहला तो सही है ना भाई, मतलब इट वाज एन एक्शन अगेंस्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ये तो चाहिए। ये किसानों के विरुद्ध गलत है। 1890 तक चलता रहा। ठीक है, इसका लक्ष्य इस्लाम का शुद्ध इसका लक्ष्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, नहीं, इस्लाम को शुद्ध करना था। पहला वाला ही सही है। ठीक है, दारुल उलम। ठीक है, दार उल उलम मतलब एक तरह का ये कॉन्सेप्ट होता है ना, इसका मतलब है इस्लामी राज स्थापना करना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में इसकी स्थापना किसने की थी? सिबली नुमानी ने की थी। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, दारुल उलूम 1866 और नवदत उलमा की स्थापना 1884-85 में लखनऊ में मौलाना सिबली नुमानी ने की थी। नुमानी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा और विज्ञान को, ठीक है, शामिल करने के समर्थक थे। तो सिबली नुमानी, इनको ध्यान में रखना है। अब आप मिलाइए। ठीक है, अहमदिया आंदोलन का कौन हो जाएंगे? देवबंद के कौन होंगे? ठीक है, इसका सबका मिलान करना। अहमदिया का गुलाम अहमद। किधर है गुलाम अहमद? नीचे कादियानी होंगे ना। देवबंद के वलीउल्लाह। मोहम्मद कासिम नौनवती। वही होगा। नबदत उल के सिबली नुमानी। इसका में भी अलह हदीद के हो सकते हैं, बलीवल्लाह। मिला लेते हैं। ठीक है, अहमदिया आंदोलन के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये भी एक इस्लाम का सेक्ट है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम समाज इनको इस्लाम में नहीं मानता है, लेकिन ये इस्लाम का एक ऐसा सेक्ट है ना, इसका विकास भारत में ही हुआ है। अहमदिया का विकास भारत में हुआ है। ठीक है, देवबंद का मोहम्मद कासिम नौनतवी, नबदत उल उलमा आंदोलन का सिबली नुमानी, और अहल ए हदीद की बात करेंगे बलीउल्लाह। अब आगे चलते हैं। बताना है पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो क्या बताएंगे? तो मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाने के लिए आंदोलन चला, जिसे अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। इसके नेता ने खुद को हजरत मोहम्मद की बराबरी में इस्लाम का मसीहा माना। आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले में, ठीक है, कादिया नगर से प्रारंभ हुआ, और मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों के व्याख्या अपनी पुस्तक किसमें की? बहरीन अहमदिया में की। इन्होंने स्वयं को, ठीक है, मसीह दाऊद होने वाला मसीहा एवं कृष्ण का अवतार होने का दावा किया। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन की राजभक्त राजनीति के विरोध में अरहार आंदोलन की शुरुआत हुई। मोहम्मद अली, अजमल खान, हसन इमाम आदि के नेतृत्व में 1910 के आसपास की गई। अहरार आंदोलन ने मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति में। तो अलीगढ़ आंदोलन की राजभक्त राजनीति के विरोध में, तो अलीगढ़ वाले क्या थे? वो राजभक्त थे, ब्रिटिश सरकार के मतलब क्या चमचे थे। तो उसके विरोध में शुरू कौन सा मूवमेंट किया गया? तो उसका नाम क्या था? अहरार। अब आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह दाऊद होने वाला मसीहा में भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया? तो गुलाम अहमद कादियानी। ठीक है, बताना है अहरार आंदोलन के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापक में से एक थे। इनके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। ठीक है, तो बिल्कुल जो था अलीगढ़ के मतलब क्या था? खिलाफ था ये। ठीक है, और बात करेंगे इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, 1910 में हुई थी, तो ये भी ठीक है।
इसने अलीगढ़ आंदोलन के राज्यपथ समर्थक सिद्धांत का समर्थन किया, नहीं तो उनका विरोध किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के मतलब क्या थे, खिलाफ थे। मौलाना मोहम्मद अली और भी कुछ लोग थे इसमें, कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली थे, अजमल खान थे, हसन साहब थे, ये सब के सब इसमें थे। ठीक है, ये अलीगढ़ वालों के क्या था, खिलाफ था, क्योंकि राजभक्ति नहीं करता। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों के साथ था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद के अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो पंजाब में किया गया। ठीक है, गुरदासपुर पंजाब में, कादिया नामक गांव में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सिखिज्म से प्रश्न आना शुरू हो गया। शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह 19वीं सदी के अंत में सिंह सभाओं के राजनीतिक पक्ष के रूप में प्रारंभ हुआ। 1920 में आगामी अकाली आंदोलन के भाग के रूप में बनाई गई। सरकार द्वारा जोड़ तोड़ करके बनाई गई, सरकार के द्वारा जोड़ तोड़ कर बनाई गई वफादार समितियों में सिख पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लेने के लिए इसे संस्थापित किया गया। ठीक है, इसके समूहों के साथ साथ समन्वय करने के लिए अकाली दल बनाया गया ताकि पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लिया जा सके। बताना कौन सा सही, तो 2, 3, 4 स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। देखिए क्या था ना, सिख में जो महंत जो थे ना, काफी अधिक भ्रष्ट हो गए थे। ठीक है, महंत और जितने भी मतलब जो थे ना, जितने भी मतलब जो क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा जो थे, सब पे महंतों का कब्जा था। अब महंत जो था सब ब्रिटिश का भक्त था। ठीक है, तो इसी सब को हटाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाया गया था, जो कि मतलब क्या, गुरुद्वारा को मतलब क्या कर सके, उस पर अधिकार फिर से जमा सके। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है। यह 1920 में आगामी अकाली आंदोलन के भाग में, यही से मतलब अकाली मूवमेंट शुरू हुआ, जो कि पंजाब में अकाली पार्टी भी देखते अकाली दल। सरकार के द्वारा जोड़ तोड़ करके बनाई गई वफादार समितियों से सिख पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लेने के लिए इसको शुरू किया गया, ये भी ठीक है। इसने समूह के साथ समन्वय करने के लिए अकाली दल बनाया ताकि पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लिया जा सके। अकाली दल जो कि अभी पंजाब में आपको पार्टी भी दिखती है। तो बात करेंगे नवंबर 1920 में अमृतसर में अकालियों के नेतृत्व में एक सिख सभा का आयोजन किया गया। 175 सदस्यों वाली एक बड़ी समिति का चुनाव किया गया। इसका नाम रखा गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। अभी भी आप देखोगे तो पंजाब में सारे जो मतलब गुरुद्वारा है उसका नेतृत्व यही करती है। ठीक है, अकालियों द्वारा मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंध में सुधारना था। भ्रष्ट एवं स्वार्थी महंतों के विरुद्ध शक्तिशाली सत्याग्रह शुरू किया गया। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जोर तोड़कर बनाई गई वफादार समितियों से सिख पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लेने के लिए स्थापित किया गया था। इस समिति ने समूहों के साथ समन्वय करने के लिए अकाली दल बनाया था कि पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लिया जा सके। अंततः बाध्य होकर सरकार ने 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम क्या किया, पारित कर दिया। 1921 के ननकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। ठीक है, ननकाना कांड, तो ध्यान में रखना है, वह एक ननकाना कांड, ननकाना कांड में मास्केर हुआ था। ठीक है, वह एक रक्त रंजित आंदोलन था। इट वॉज ए ब्लडी मोमेंट। ननकाना गुरु नानक जी का जन्म स्थल है। इसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था, उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो क्या इसका आंसर लिया है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कुछ राष्ट्रवादियों का उनको समर्थन प्राप्त था, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी सबके सब है। यह रक्त रंजित आंदोलन था, बिल्कुल। ननकाना गुरु इनका जन्म स्थान है, उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन था, बिल्कुल। बाकी ये उसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त है, ये गलत है। अब हम ननकाना कांड क्या था इसको जरा हम लोग समझते हैं। 20 फरवरी 1921 को हुआ ननकाना कांड मुख्यतः सिखों द्वारा भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध था, जिसमें ननकाना साहिब गुरुद्वारा के भ्रष्ट महंतों ने अंग्रेजों की सहायता से 150 से करीब श्रद्धालु सिखों को शहीद करा दिया था। ठीक है, तो इसमें जो था ननकाना कांड के जो महंत जो थे उनको ब्रिटिश का समर्थन था, क्योंकि दे आर करप्ट। वो पूरी तरीके से क्या रखे थे, वो जो क्या थे, वो गुरुद्वारा पे अधिकार कर रखे थे। ठीक है, तो यहीं पे जो यहाँ पे जो मुख्यतः जो ये जो ननकाना साहिब के जो कांड जो हुआ था, उसमें जो सामान्य सिख जो थे वह भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध था। तो वहां पे लगभग आप देखोगे तो लगभग 150 से अधिक श्रद्धालु जो थे वो शहीद हो गए थे। अब आते हैं 1853 पाकिस्तान में है ना, ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता, तलबंदी है। ठीक है, जगह का नाम है तलबंदी। ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। अभी जा सकते हैं, $100 लेता है नल्ला पाकिस्तान बना हुआ है। ठीक है, $100 लेता है। ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल से जाने की अनुमति दी है, अच्छे खासे पैसे उसको मिल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे। और सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट जो कहते हैं ना,
के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ठीक है, किनके बारे में है? तो बीएस मालाबारी जी के बारे में। ठीक है, ये पारसी धर्म सुधार आंदोलन के बहुत बड़े ये थे। बीएस मालाबारी जी 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्र का संपादन किया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 द्वारा पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कम आयु के हिंदू लड़कियों के संरक्षण भी दिए थे। उल्लेखनीय है कि इनका जन्म 1853 में पश्चिमी भारत के एक पारसी परिवार में हुआ था। यह एक पत्रकार एवं लेखक थे। भारत में महिलाओं के सामाजिक अधिकार के हिमायती थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी किसके लिए संघर्षरत थे? क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू गर्ल्स ऑफ मिनिमम एज। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट की बात करें 1891 में किस वायसराय के शासनकाल में आया था? लैंसडाउन, एम आई नॉट रॉन्ग? ठीक है, आई थिंक लैंसडाउन होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, 1891 में लैंसडाउन, 1800, शारदा हाँ किसको हुआ लैंसडाउन ही था? होगा। नहीं, सारदा एक्ट तो इरविन के शासनकाल में 1931 में आता है, हरिविलास सारदा के द्वारा। ये था एज ऑफ कंसेंट था ना। देखिए क्या था एज ऑफ कंसेंट, मतलब एक विवाह तो हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, विवाह हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन एक रिलेशन बनाने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ना सहमति होनी चाहिए। ठीक, कंसेंट होना चाहिए लड़की का। और कंसेंट देने के लिए उनका एज क्या होना चाहिए? जिसमें 16 साल 14 साल डिसाइड किया गया था। ठीक है, मतलब 14 ईयर्स है अगर लड़की का उम्र, ठीक है, तो ही आप उनके साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, भले वो आपकी वाइफ क्यों ना हो। ठीक है, इस एक्ट में था। क्योंकि इससे पहले एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी, 11-12 साल आई थिंक उसकी एज रही थी, काफी कम थी, तो उसके लेकर काफी विवाद हुआ था। तो उसके बाद एज ऑफ कंसेंट लाया गया। ठीक है, मतलब कि इसे सहमति देने की भी एक उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आया था 1891 में आया था। इसमें 14 साल और 18 साल रखा गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो हरिविलास सारदा के द्वारा लाया गया था 1931 में, लाया गया, इसको सारदा एक्ट कहते हैं। तो 2-3 चीजें आई थी। ठीक है, 2-3 चीजें जो है वो आई है, उसको आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ठीक है, जिसको पारसी सोशल रिफॉर्मर कहते थे, क्या बताएंगे? तो बहराम जी एस मालवारी। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, एज ऑफ कंसेंट लैंसडाउन और 14 साल में लड़कियों का उम्र सही बताया ना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ प्रश्न है। हाँ, देवबंद आंदोलन यूपी में, जिसको संयुक्त प्रांत कहते हैं, में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1866 में। देवबंद वाले जो थे ना, बिल्कुल किसके खिलाफ थे? तो अलीगढ़ वालों के खिलाफ थे। ये क्या थे? तो पुनरुत्थानवादी थे। ठीक है, ये चाहते थे इस्लाम में जो चीजें है, जो पहले से चली आ रही, जो कुरान में चीजें है, उनका पूरी तरीके से समर्थन करने थे। ठीक है, तो मोहम्मद कासिम नौनतवी एवं शहीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश में देवबंद में इस्लामी मदरसा विद्यालय की स्थापना की। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे: मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा प्रसार करना, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना जीवित रखना। ठीक है, इस विद्यालय के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा का पूर्ण वर्जित था। यह अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न शिक्षा को पूरी तरीके से वर्जित कर रखा था। ठीक है, जिसके समर्थक कौन थे? अलीगढ़ वाले इसके समर्थक थे। शिक्षा मौलिक इस्लाम धर्म में दी जाती, शिक्षा मौलिक इस्लाम धर्म की दी जाती थी, जिसका उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक और धार्मिक पुनः उद्धार करना। यह अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था, ध्यान में रखना। इसीलिए 3-3 बार इसने फतवे जारी किए थे। किसके लिए? तो सर सैयद अमरखान सिंह की नहीं बनती थी। पाश्चात्य शिक्षा तथा अंग्रेजी सहायता से मुसलमानों का कल्याण चाहता था। ठीक है, देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। देवबंद वालों ने कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था, अलीगढ़ वालों ने कांग्रेस के गठन का क्या किया था? आलोचना किया था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से जुड़े थे। तो कांग्रेस के कौन से नेता देवबंद से जुड़े थे? अबुल कलाम आजाद जुड़े थे। ठीक है, मोहम्मद कासिम नौनवती का नाम किससे जुड़ा था? तो ध्यान में रखना है, देवबंद से। ठीक है, अब बात देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आजाद साहब। ठीक है, कितने क्वेश्चन और इसमें रह गए हैं? बहुत है इसमें। अभी साउथ वाला तो पूरा बाकी ही है। ठीक है, तो इस सेशन को आप कल कंटिन्यू करेंगे। सर, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के समय में आया था 1891 में। यू राइट। हाँ, और लड़की का उम्र कितना था कंसेंट देने के लिए? 12।
12 था, वही मैं कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, 12-14 में। तो इसमें होगा हरिविलास सारदा वाला में आई थिंक 14 था। ठीक है, और इसमें 12 था।